फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 सोशल साइंस का चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपको इस चैप्टर में काफी सारे इंटरेस्टिंग नए कंसेप्ट सीखने को मिलने वाले हैं। और अगर आपको क्लास 6 सोशल साइंस का कोई और चैप्टर समझना हो या क्लास 6 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, जैसे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश ग्रामर या हिंदी ग्रामर, तो उन सबका सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल डू द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। उसके बाद हम सीखेंगे हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट, देन हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। फ्रेंड्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड देन वी विल लर्न अबाउट बिगनिंग्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं एंड लेट्स डू इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर। Earth has a very, very long history of which we humans occupy only a tiny part, the most recent one. तो फ्रेंड्स, जो हमारी अर्थ है इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत बहुत लंबी है और उस हिस्ट्री में हम जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ही एक छोटा सा पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं और वो भी बिल्कुल एक रीसेंट वन, यानी कि हम पिक्चर में रिसेंटली ही आए हैं। देखिए, ये सारी चीज आपको इस पिक्चर से समझ में आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर 4.54 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ बनी थी और इसके बाद अर्थ ने अपनी ये सारी जर्नी कवर करी। आइए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, अराउंड 2.3 बिलियन ईयर्स पहले एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनी। देखिए, ऑक्सीजन कब बनी थी। फिर उसके बाद 1 बिलियन ईयर्स पहले बैक्टीरिया बना। फिर उसके बाद 700 मिलियन ईयर्स पहले ये कोरल्स बने। उसके बाद अराउंड 500 मिलियन ईयर्स पहले फिश बनी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कैसे आगे आगे 300 मिलियन ईयर्स पहले रेप्टाइल्स और डायनासोर्स बने। फिर अराउंड 100 मिलियन ईयर्स पहले फ्लावर्स और बीज बनी। और हम ह्यूमंस कब आए पिक्चर में? यहां पर सिर्फ 3 लाख साल पहले। तो होमोसेपियंस अर्थ की इस पूरी लंबी हिस्ट्री में आए हैं सिर्फ 3 लाख साल पहले। इसीलिए कहा गया है कि वी ह्यूमंस ऑक्यूपाई ओनली अ टाइनी पार्ट एंड दैट टू द मोस्ट रीसेंट वन। तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि हमें अर्थ की इस हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला। सो नाउ लेट्स लर्न हाउ डू वी लर्न अबाउट द पास्ट। तो फ्रेंड्स, अर्थ की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं कुछ स्पेशलाइज्ड लोग। तो अब हम उन स्पेशलाइज्ड लोगों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है जियोलॉजिस्ट। दे स्टडी फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ लाइक रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल्स, एग्जामिनिंग देयर फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। तो जियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो अर्थ के फिजिकल फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिजिकल फीचर्स जैसे कि रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल्स, इनके बारे में स्टडी करते हैं। वो देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि ये फिजिकल फीचर्स कैसे फॉर्म हुए थे, उनका क्या कंपोजिशन है, प्रॉपर्टीज है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, हाउ दे चेंज ओवर टाइम। तो इस तरह से जियोलॉजिस्ट अर्थ की हिस्ट्री को समझने में मदद करते हैं। अब इसी तरह से दूसरे हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो ये जो पैलियोंटोलॉजिस्ट होते हैं ये स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। तो फॉसिल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? देखिए, फॉसिल्स आर नथिंग बट द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो जो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस बहुत बहुत साल पहले जो प्रिजर्व हो गए, मे बी सॉइल्स में या रॉक्स के बीच में, उनका जो उनको स्टडी करते हैं, उनके फॉसिल्स को ये स्टडी करते हैं। एंड दोस फॉसिल्स दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मे बी बोन्स, जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है ये डायनासोर के बोन्स हैं। एंड और दे कैन बी जस्ट जस्ट इम्प्रेशंस, जो रॉक्स पे उनका इम्प्रिंट बन गया हो, इम्प्रेशन बन गया हो, उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह से फॉसिल्स दे कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटन्स और शेल्स। तो उन फॉसिल्स को स्टडी करते हैं और अर्थ की हिस्ट्री को जानने में मदद करते हैं ये पैलेंटोलॉजिस्ट।
नाउ नेक्स्ट वी हैव एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू द प्रेजेंट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को स्टडी करते हैं। वो देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, हमारे कस्टम्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये सारी चीजें स्टडी करके वो अर्थ की हिस्ट्री को, उसकी जो ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर को जानने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग मटेरियल रिमेन्स सच एज टूल्स, पॉटरी, ज्वेलरी, स्टोन वॉल्स, बोन्स, टीथ एंड मॉन्यूमेंट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये हमारे पास्ट को स्टडी करते हैं, अर्थ को खोद कर, डिगिंग कर कर, और अर्थ के अंदर से फिर जो सामान निकलता है जैसे कि टूल्स, पॉटरी, ज्वेलरी, उनको पढ़ते हैं, ये उनके बारे में स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये जब अर्थ की डिगिंग हुई तो उसमें से ऐसे ऐसे क्ले पॉट्स निकलते हैं, क्वाइंस निकलते हैं और वेपन्स निकलते हैं। आप लोग अगर कभी म्यूजियम में गए होंगे तो आपने ऐसी ऐसी चीजें वहां पर देखी होंगी, और वहां पर हमें इंफॉर्मेशन भी दी हुई होती है कि ये जो क्ले पॉट्स हैं, कॉइन्स हैं, वेपन्स हैं, ज्वेलरी है, ये कब की है, कौन सी सिविलाइजेशन की है, किस चीज से बनी हुई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन बताता है, कौन देता है? आर्कियोलॉजिस्ट। इसी तरह से हमारी इंडिया में बहुत सारे फोर्ट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। आप वहां पर गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड हुई होती है कि ये जो फोर्ट है, मॉन्यूमेंट है, ये कौन से पत्थर से बना है, कौन सी सदी में बना था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी देते हैं हमें आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये सभी लोग मदद करते हैं अर्थ की हिस्ट्री को बताने में, स्टडी करने में। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री में टाइम को मेजर करने के लिए हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। दिस ग्रेगोरियन कैलेंडर इज द मोस्ट वाइडली यूज कैलेंडर अराउंड द वर्ल्ड टुडे। तो ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज करे जाने वाला कैलेंडर है। जीसस क्राइस्ट बर्थ ईयर हैज बीन टेकन टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस कैलेंडर। और जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ ईयर था, यानी जिस साल में जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, उस साल को इस कैलेंडर का स्टार्टिंग पॉइंट लिया गया है। और इसके अलावा भी, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भी और भी कैलेंडर्स हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, जूइश एंड चाइनीज कैलेंडर्स, एंड दे आर ऑफन यूज्ड फॉर रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स। पर ये जो बाकी के कैलेंडर्स हैं ये यूजुअली यूज करे जाते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में जानने के लिए या कुछ स्पेशल ओकेजन्स पर। तो हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री में टाइम को मेजर करने के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं यही ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जैसे कि अभी हमने सीखा कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का स्टार्टिंग पॉइंट होता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसके बाद जो ईयर्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दे आर मार्क्ड एज सीई, दैट इज कॉमन एरा। तो इन ईयर्स को हम कैसे रीड करते हैं? 1 CE, 2 CE, 3 CE एंड सो ऑन। इसी तरह जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से पहले के साल हैं दे आर मार्क्ड एज BCE, दैट इज बिफोर कॉमन एरा। और उन्हें हम रीड करते हैं एज 1 BCE, 2 BCE, 3 BCE एंड सो ऑन। और यही फ्रेंड्स जो BCE है इसे पहले कहा जाता था BC। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हमें पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। तो अगर हम इनका यूज करें तो हम इसे कैसे बोलेंगे? इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 CE, दैट इज कॉमन एरा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम गौतम बुद्धा के बर्थ ईयर की बात करना चाहते हैं तो उसे हम कैसे बोलेंगे? 560 BCE इज अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। जो गौतम बुद्धा थे वो जीसस क्राइस्ट से पहले पैदा हुए थे, तो उनके बर्थ ईयर के लिए हम यूज करेंगे BCE, बिफोर कॉमन एरा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां समझने का फ्रेंड्स ये है
कि इन द ग्रिगोरियन कैलेंडर देयर इज नो ईयर जीरो, यानी कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में कोई ईयर जीरो नहीं होता। जैसे कि यहां आपको दिख रहा है, देखिए 1 BCE, इस ईयर के बाद एकदम से 1 CE ये ईयर आ गया है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कोई ईयर जीरो नहीं है। तो इससे अब क्या डिफरेंस आता है, ये चीज हम क्यों सीख रहे हैं, लेट्स सी। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपसे पूछे कि 2 BCE से लेकर 2 CE इनके बीच में कितने साल बीते थे, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप मैथमेटिकली इसको कहेंगे कि भाई 2 BCE के ये 2 साल और 2 CE के भी 2 साल, ठीक है, यानी 4 इयर्स, इनके बीच में 4 इयर्स गुजरे थे। नहीं फ्रेंड्स, ये रॉन्ग है। क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए, ये जो 3 BCE है, ये ईयर यहां खत्म हुआ, फिर 2 BCE ईयर यहां खत्म हुआ, तो उसके बाद हम काउंट करना शुरू करेंगे। तो देखिए 1 BCE ईयर जो है वो यहां खत्म हुआ, फिर उसके बाद 1 CE यहां खत्म हुआ और 2 CE यहां खत्म हुआ। यहां तक हमें काउंट करना है, कितने साल हो गए ये, 3 साल। तो इसका मतलब फ्रेंड्स कि अगर हमें बीसीई और सीई के बीच में नंबर ऑफ इयर्स काउंट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमें सीई की वैल्यू दी हुई है, जैसे कि इधर 2, तो उस 2 में हमें जो बीसीई की वैल्यू दी हुई है, जैसे कि 2, उसको ऐड कर देंगे और उसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस केस में 2 + 2 इज 4, 4 - 1 इज 3। तो ये है हमारे नंबर ऑफ इयर्स। Now next topic is timeline. So what is a timeline? Timeline is a tool to mark sequence of key events for a particular period. तो टाइमलाइन एक ऐसा टूल होता है जो किसी पर्टिकुलर पीरियड के की इवेंट्स का सीक्वेंस शो करता है। जैसे कि यहां पर फ्रेंड्स दिस इज अ टाइमलाइन, और जैसे कि मैंने बताया कि टाइमलाइन जो है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है। तो ये जो टाइमलाइन है, इट इज शोइंग फ्रॉम 12,000 BCE टू 2000 CE। इस पर्टिकुलर पीरियड में जो की इवेंट्स हुए थे उनको शो कर रही है ये टाइमलाइन। सो लेट्स सी कि वो कौन से मेन इवेंट्स थे। देखिए 12,000 BCE के कुछ सालों बाद आइस एज खत्म हुई थी, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, की इवेंट था ये। और फिर नेक्स्ट की इवेंट देखिए अराउंड 4,000 ईयर्स बाद आया, और वो जो की इवेंट था वो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ा इवेंट था। इट इज फर्स्ट सेटलमेंट्स एंड बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि जो अर्ली ह्यूमंस थे उनकी पहली सेटलमेंट हुई थी, नदी के पास उन्होंने सेटल करना शुरू करा था और वहां उन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत करी। देखिए आइस एज के 4,000 साल बाद, कितने सालों बाद ये एक इतना बड़ा की इवेंट हुआ जो ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। और फिर उसके बाद अराउंड 6,000 BCE में पॉटरी टेक्नोलॉजी आई, यानी कि मिट्टी के बर्तन हमने बनाने शुरू करे। फिर देखिए, फिर उसके कितने साल बाद ये इधर इधर आई वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटीज इन मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया में पहली सिटी बनी। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट था। फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट की इवेंट था जब कॉपर से चीजें बननी शुरू हुई। ये 4,000 BC से कुछ साल पहले ये चीजें हुई जब कॉपर की चीजें हमने बनाना शुरू करा। तो ये देखिए, ये सभी बहुत की इवेंट्स हैं जो इस टाइमलाइन में शो करे जा रहे हैं। फिर ऐसे ही आगे की इवेंट्स हैं, जैसे कि हमें दिखाए गए हैं इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, बर्थ ऑफ बुद्धा, अशोका, और फिर नेक्स्ट की इवेंट था बर्थ ऑफ जीसस, यानी सीई की शुरुआत यहां से हुई। और फिर फ्रेंड्स देखिए, हम अभी वी आर हेयर अराउंड हेयर, हम इधर हैं अभी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये टाइमलाइन क्यों जरूरी है, बिकॉज टाइमलाइन की मदद से हमें की इवेंट्स पता चलते हैं, उनका सीक्वेंस पता चलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर भाई हमें देखना है कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन पहले बनी थी या मेसोपोटामिया में सिटीज पहले बनी थी, तो इस टाइमलाइन से हमें पता चल रहा है कि मेसोपोटामिया में सिटीज पहले बनी थी। चाहे हम डेट देखे भी ना देखें, हमें इसके इसके सीक्वेंस से ही पता चल रहा है टाइमलाइन के। इसी तरह से अगर हमें जानना हो कि भाई बुद्धा पहले पैदा हुए थे या जीसस क्राइस्ट का पहले बर्थ हुआ था, तो इस टाइमलाइन से हमें दिख रहा है कि बुद्धा का बर्थ पहले हुआ था जीसस क्राइस्ट से। देखिए, हमें डेट्स वगैरह हम कुछ नहीं देख रहे, विदाउट इवन लुकिंग एट द डेट्स वी आर एबल टू कम टू नो द सीक्वेंस ऑफ दीज की इवेंट्स बिकॉज ऑफ दिस टाइमलाइन। तो टाइमलाइन बहुत जरूरी होती है की इवेंट्स को समझने के लिए।
Now on timeline, we use certain terms to describe long stretches of time. फ्रेंड्स टाइमलाइन में हम जब हमें लॉन्ग ड्यूरेशन दिखानी है तो उसके लिए हम सर्टेन टर्म्स यूज करते हैं, कुछ टर्म्स यूज करी जाती हैं, जैसे कि डेकेड्स विच इज यूज टू डिस्क्राइब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जब हमें 10 साल के पीरियड को रेफर करना है तो उसके लिए हम कह सकते हैं डेकेड्स। इसी तरह से सेंचुरी, दैट इज पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। जैसे कि अगर हम अभी की बात करें तो हम वी आर इन द 21st सेंचुरी सीई। अब हम 21वीं सदी में, हम बोलते हैं ना कि हम 21वीं सदी में हैं, इसका मतलब हम 21st सेंचुरी में हैं, सीई, विच गोज फ्रॉम 2001 टू 2100। और अब 21st सेंचुरी के बाद कौन सी सेंचुरी आएगी? 22nd सेंचुरी। यानी कि सीई में वी मूव फॉरवर्ड। बट जब हम बीसीई की बात करते हैं फ्रेंड्स, उसमें वी मूव बैकवर्ड्स, दैट इज सेंचुरीज बिफोर कॉमन एरा, दैट इज बीसीई, आर काउंटेड बैकवर्ड्स। यानी कि अगर हम थर्ड सेंचुरी है तो उसके बाद क्या आएगी? उसके बाद सेकेंड सेंचुरी आएगी, ठीक है। और थर्ड सेंचुरी बीसीई में कौन से ईयर्स इंक्लूडेड है? फ्रॉम 300 टू 201 बीसीई। देखिए यहां पर बीसीई में हम पीछे जाते हैं, वी मूव बैकवर्ड्स, और सीई में वी मूव फॉरवर्ड। और इसे याद रखने के लिए फ्रेंड्स मैं एक आपको तरीका भी बता देती हूँ। देखिए बीसीई में जो बी है उसे आप याद रखिए एज बैकवर्ड। तो जब भी आप इसमें काउंट करेंगे यू हैव टू काउंट बैकवर्ड्स, पीछे जाना है, बैकवर्ड जाना है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म है मिलेनियम, विच इज यूज टू रेफर पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल वी काउंट मिलेनियम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 CE. For example, we are in the third millennium CE, which started in 2001 CE and will end in 3000 CE. जैसे कि फ्रेंड्स अभी हम देखिए हम थर्ड मिलेनियम में हैं, थर्ड मिलेनियम सीई में, जो स्टार्ट हुआ था 2001 से और ये कब खत्म होगा? 3000 सीई में, ठीक है। इसी तरह अगर हम बीसीई की बात करें, मिलेनियम्स बीसीई दे आर ऑल्सो काउंटेड बैकवर्ड्स। तो जो जैसे अभी हमने सेंचुरी में देखा था कि बीसीई में वो बैकवर्ड काउंटिंग होती है, उसी तरह से मिलेनियम बीसीई भी दे आर काउंटेड बैकवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट मिलेनियम बीसीई इंक्लूड्स द इयर्स फ्रॉम 1000 बीसीई टू 1 बीसीई। जैसे कि अगर हम फर्स्ट मिलेनियम बीसीई की बात करें तो उसमें कौन से ईयर्स आते हैं? फ्रॉम 1000 टू 1 बीसी, दे आर काउंटेड बैकवर्ड्स। तो ये फ्रेंड्स कुछ टर्म्स यूज हम करते हैं टू रेफर द लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड इन अ टाइमलाइन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो भी हिस्ट्री हमें पता है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं। When historians study history, they use many different sources of information like old monuments, wars, and trade items from long ago. तो देखिए हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो वो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज यूज करते हैं, जैसे कि ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, जो उस टाइम के मॉन्यूमेंट्स थे, किले थे, उनको स्टडी करते हैं। वॉर्स को, जो उस टाइम पे लड़ाइयां होती थी, कैसे वेपन्स यूज करे जाते थे, वो सब स्टडी करते हैं। और इसी तरह से बहुत पहले क्या क्या ट्रेड आइटम्स, जो आइटम्स ट्रेड करी जाती थी, उनको स्टडी करते हैं। These sources help them learn about things like ancient kings and queens. और इन सोर्सेज की मदद से उनको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है पुराने राजाओं और महारानियों के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स एग्जाम्पल है महाराणा प्रताप। आपने सुना ही होगा कि वो कितने वीर थे। तो हमें ये बात कैसे पता चली कि भाई वो इतने वीर थे? ये जब हमने उनके वॉर्स के बारे में, कि उन्होंने इतनी वॉर्स लड़ी, किस टाइप के वेपन्स वो यूज करा करते थे, उनके किलों के बारे में पढ़ा, तो जब लोगों को पता चला कि जो महाराणा प्रताप थे वो बहुत वीर थे। तो ये सभी चीजें हिस्टोरियंस स्टडी करते हैं। तो हिस्टोरियंस एक्चुअली काम कैसे करते हैं? दे ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एज मेनी सोर्सेज एज पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट एंड इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स।
जो हिस्टोरियंस होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को वो इंटरप्रेट करते हैं और उसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये पता लगाते हैं कि भाई जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे वो उन सोर्सेज में वो फिट भी हो रहे हैं या नहीं। Historians often compare different sources of information. Sometimes the sources agree with each other, like pieces of a puzzle that fit together perfectly. अब जब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है तो वो उसे कंपेयर करते हैं। और फ्रेंड्स कई बार तो क्या होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन उनको मिली अलग अलग सोर्सेज से, इट फिट लाइक पीसेस ऑफ पजल, कि भाई सभी सोर्सेज बिल्कुल सही हैं, एक दूसरे की बात वो एग्री कर रहे हैं, इन द सेंस कि भाई सारे सोर्सेज एक ही बात कह रहे हैं। तो वो फिर हिस्टोरियंस को पक्का पता चल जाता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे ही हिस्ट्री में हुआ था। बट एट टाइम्स जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं वो अलग अलग बात कहते हैं। तो उस टाइम पर जो पजल पीसेस होंगे दे वोंट मैच, राइट। अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन पता चल रही है। तो फिर जब ऐसा होता है फिर क्या करते हैं, एट दैट टाइम हिस्टोरियंस हैव टू डिसाइड विच सोर्सेज टू ट्रस्ट मोर। तो उस टाइम पर हिस्टोरियंस अपना एक्सपीरियंस यूज करते हैं और वो ये देखते हैं कि कौन सा सोर्स ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, वो उस सोर्स पर विश्वास करते हैं और उसके हिसाब से हिस्ट्री लिखते हैं। And historians aren't the only ones who contribute to our understanding of the past. और फ्रेंड्स सिर्फ हिस्टोरियंस ही नहीं होते जो हिस्ट्री को लिखते हैं, हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। उनकी हेल्प करने के लिए और भी बहुत लोग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के शुरुआत में बताया था। जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, दे स्टडी एंशियंट आर्टिफैक्ट्स एंड रिमेन्स। ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये जो खुदाई में चीजें निकलती हैं उनको स्टडी करते हैं, उनको उनको बताते हैं हिस्टोरियंस को, भाई ये चीजें हैं, उनके बारे में नॉलेज पास ऑन करते हैं हिस्टोरियंस को। इसी तरह से एपिग्राफिस्ट होते हैं, दे स्टडी एंशियंट इंस्क्रिप्शंस विच आर राइटिंग्स कार्व्ड ऑन इनटू हार्ड सरफेसेस लाइक स्टोन, मेटल और पोट्री। तो हिस्टोरियंस को हेल्प करने के लिए एपिग्राफिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो एंशियंट इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करते हैं, यानी कि जो राइटिंग्स थी पहले के जमाने में वो कहाँ लिखते थे, वो कहाँ कार्व करी जाती थी, हार्ड सरफेसेस पे। जैसे कि स्टोन पर कुछ राइटिंग्स मिलती हैं, मेटल पर, पोट्री पर। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने इस पिक्चर में आपको दिखा रही हूँ, ये एंशियंट इंस्क्रिप्शन है, आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ सिंबल्स बने हुए हैं। तो इनको स्टडी करने के लिए एपिग्राफिस्ट होते हैं। वो इन्हें रीड करते हैं, वो इन्हें समझते हैं और हिस्टोरियंस को इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी तरह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, दे स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स। Then next we have literature and language experts who help understand old writings like ancient Indian literature like Vedas. इसी तरह से लिटरेचर और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं जो पहले जमाने की जो लैंग्वेज थी उसे रीड कर सकते हैं वो। तो जैसे कि हमारे जो ये वेदास होते हैं इंडियन लिटरेचर में, उनको रीड करते हैं ये लिटरेचर और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स। तो इन सब से फ्रेंड्स हिस्टोरियंस को मदद मिलती है जब वो हिस्ट्री को लिख पाते हैं। And in recent times, science has also become significant in studying history. और फ्रेंड्स जैसे जैसे हम वक्त में आगे जा रहे हैं, साइंस भी बहुत हेल्प करता है हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक स्टडीज ऑफ एंशियंट क्लाइमेट्स, केमिकल एनालिसिस ऑफ मटेरियल्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस एंड स्टडी ऑफ जेनेटिक्स ऑफ एंशियंट पीपल। जैसे कि साइंटिफिक स्टडी की मदद से एंशियंट क्लाइमेट्स के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इसी तरह से अगर हम जो मटेरियल्स खुदाई में मिलते हैं उनका केमिकल एनालिसिस करा जाता है, तो उससे भी हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि फ्रेंड्स कार्बन डेटिंग से, साइंस में जो कार्बन डेटिंग का हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमें पता चलता है कि भाई ये जो मटेरियल मिला है ये कितना पुराना है। और जेनेटिक्स की फील्ड में भी बहुत तरक्की हुई है और उससे हमें पता चलता है कि जो पहले के ज़माने के लोग थे, एंशिएंट पीपल थे, वो कैसे दिखाई देते थे। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं साइंस की वजह से ही। These scientific methods give historians a fresh information which supplement the usual sources.
और ये जितने भी साइंटिफिक मेथड हैं ये हिस्टोरियंस को मदद कर रहे हैं और उनको एक फ्रेश इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजुअल सोर्सेज में उनको नहीं मिल सकती थी, तो उस यूजुअल सोर्सेज को ये सप्लीमेंट करती हैं। जितनी भी हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं उससे जो इंफॉर्मेशन मिलती है, तो साइंस इज ऑल्सो बिकमिंग सिग्निफिकेंट इन स्टडिंग हिस्ट्री। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, बिगनिंग्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए फ्रेंड्स, हम एज ह्यूमंस हमारी शुरुआत हुई एज अर्ली ह्यूमंस, जिसे हम हिंदी में आदि मानव कहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले अर्ली ह्यूमन के सर्वाइवल के बारे में पढ़ेंगे कि उस टाइम पर वो कैसे सर्वाइव करते थे। अर्ली ह्यूमंस faced many challenges from nature and lived in bands or groups to help each other। देखिए जो आदि मानव थे उनके पास आज के जमाने में जैसे हमारे पास फैसिलिटीज है कि भाई हमारे पास घर है रहने के लिए, ऐसा उस टाइम पर कुछ नहीं था। जो आदि मानव थे वो बहुत ही सिंपल तरीके से रहते थे जंगलों में या नदी के किनारे। तो उनको जो नेचर के चैलेंजेस थे जैसे कि आंधी तूफान बारिश, इनको फेस करना पड़ता था। और इनको फेस करने के लिए वो क्या करते थे, वो एक दूसरे की मदद करते थे, वो ग्रुप्स में रहते थे। They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunters and gatherers। तो जो ये अर्ली ह्यूमंस थे ये हमेशा शेल्टर की और खाने की तलाश में रहते थे। शेल्टर क्यों, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसे कोई परमानेंट घर तो था नहीं, तो उनको हमेशा अपने सिर पर एक छत की जरूरत पड़ती थी। भाई रात को टाइम गुजारना है या कभी आंधी में तूफान में बारिश में कहीं कहाँ छिपेंगे, तो वो हमेशा अपने सिर पर एक शेल्टर की तलाश में रहते थे और खाने की तलाश में। इसीलिए वो मेनली हंटर्स और गैदरर्स थे। This means that they relied on hunting and collecting edible plants and fruits for their survival। हंटर्स यानी कि वो एनिमल्स को मारते थे, उनको खाते थे। और गैदरर्स का मतलब है कि वो एडिबल प्लांट्स और फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, जंगलों से एडिबल प्लांट्स और फ्रूट्स को कलेक्ट करके खाते थे। Early men lived in temporary camps, rock shelters, or caves. They communicated using languages that are now lost। और ये आदि मानव रहते कहाँ पर थे? देखिए ये रहते थे रॉक शेल्टर्स या गुफाओं के अंदर। जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनके नीचे उनको एज अ शेल्टर यूज करके वहां रहते थे, या ये केव्स में यानी गुफाओं में रहते थे। तो जो भी था इनका ये जो घर थे ये टेम्परेरी थे, राइट। और वो ऐसी लैंग्वेज में आपस में बातचीत करा करते थे फ्रेंड्स, इनको अब हम समझ भी नहीं सकते हैं। They used fire and started making objects that made their lives easier, like improved stone axes and blades, arrowheads, and other tools। और फिर धीरे धीरे अर्ली ह्यूमंस को आग जलानी आ गई, जिससे वो अपना खाना पका कर खाने लगे। फिर इसी तरह उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स भी बनाने शुरू करे जिससे उनको हंटिंग करने में मदद मिली। जैसे कि यहाँ एग्जांपल्स दिए हैं, स्टोन एक्सेस यानी पत्थर की कुल्हाड़ी उन्होंने बनाई, उन्होंने ब्लेड्स बनाए, उन्होंने तीर कमान बनाए, और भी ऐसे ऐसे उन्होंने टूल्स बनाए जिससे कि उनको शिकार करने में, हंटिंग करने में काफी मदद मिली। Life of early men can be seen in rock paintings found in caves around the world। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जितना भी अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा, देखिए ये सारी चीजें दिखती हैं रॉक पेंटिंग्स में। दुनिया भर में जो गुफाएं हैं जहां पर ये अर्ली मैन रहा करते थे, वहां पर रॉक पेंटिंग्स में उनकी लाइफ के बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। जैसे कि यहाँ देखिए ये एक रॉक पेंटिंग है, इसमें अर्ली ह्यूमंस अपने आप को भी डिपिक्ट कर रहे हैं और एनिमल्स जो थे उन्हें भी डिपिक्ट कर रहे हैं। So it is one of the most important sources for understanding the social, cultural and religious life of early men। तो ये जो रॉक पेंटिंग है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है उस टाइम की लाइफ को समझने के लिए, उस टाइम की सोशल, कल्चरल और रिलीजियस लाइफ को समझने के लिए, क्योंकि जो अर्ली मैन थे उन्होंने अपनी लाइफ डिपिक्ट करी है इन रॉक पेंटिंग्स में। Over time, early humans learned to make simple jewelry like beads and pendants from stones, shells, or animal teeth।
अब नेक्स्ट चीज जो अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में हुई, ये हुई कि उनको सिंपल ज्वेलरी बनानी आ गई, जैसे कि बीड्स और पेंडेंट्स, ऐसी ज्वेलरी बनानी आ गई। देखिए जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो गर्ल है इसने पेंडेंट पहना हुआ है, किस चीज का, पत्थरों से और शेल से बना हुआ पेंडेंट पहना हुआ है। तो ऐसी उनको सिंपल ज्वेलरी बनानी आ गई थी अर्ली ह्यूमंस को। इसी तरह से इस आदमी को देखिए, इसने भी गले में जो ये माला सी पहनी हुई है, ये एनिमल टीथ से पहनी हुई है। जिन जानवरों का वो शिकार करते थे उनके दांतों से वो पेंडेंट बना लिया करते थे। तो ऐसी ऐसी ज्वेलरी उनको बनानी आ गई। और बहुत बारी तो वो इन इन ज्वेलरी की ट्रेडिंग भी करा करते थे दूसरे ग्रुप्स के साथ। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आइस एज की। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ वाज कवर्ड विद आइस एंड इट वाज वेरी कोल्ड। दिस टाइम इज नोन एज द आइस एज। तो देखिए आइस एज एक ऐसा टाइम था जब जो अर्थ थी उसका जो ज्यादातर एरिया था वो आइस से कवर्ड था, बर्फ से ढका हुआ था। तो बर्फ से ढके होने के कारण अर्थ बहुत ज्यादा ठंडी थी। तो उस टाइम को कहते हैं आइस एज। This ice age started over 1 lakh years ago and ended about 12,000 years ago. तो जो लास्ट आइस एज है अगर हम उसकी बात करें तो ये करीबन 1 लाख साल पहले स्टार्ट हुई थी और 12,000 साल पहले वो खत्म हुई। तो देखिए कितने लंबे टाइम तक ये लास्ट जो आइस एज है वो कितने लंबे टाइम तक चली। Later, when the weather warmed up and some of the ice melted and the water flowed into rivers and oceans. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वेदर था वो गर्म होना शुरू हुआ। तो जब गर्म हुआ तो जो बर्फ थी वो पिघलनी शुरू हुई और पिघलकर वो पानी बनने लग गई। Earth's climate has changed a lot over the years, which impacted the living conditions of early humans. तो जब ये आइस एज खत्म हुई तो जो अर्थ का क्लाइमेट था वो गर्म होना शुरू हुआ, वो काफी चेंज हुआ, जिससे कि जो अर्ली ह्यूमंस की लाइफ थी, जो लिविंग कंडीशंस जिसमें वो रह रहे थे वो काफी इंप्रूव हुई। कैसे, आइए देखते हैं। आफ्टर द आइस एज लाइफ बिकेम easier फॉर humans. They began to settle down and grow crops like cereals and grains. तो देखिए आइस एज के बाद जो ह्यूमंस थे, अर्ली ह्यूमंस थी, उनकी लाइफ मेनली दो तरह से ज्यादा इजी हो गई थी। कैसे, एक तो वो एक जगह वो सेटल होना शुरू हो गए थे, यानी कि वो एक जगह रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, और वहां पर उन्होंने क्रॉप्स भी ग्रो करनी शुरू कर दी थी। इट वॉज बिगनिंग ऑफ फार्मिंग फॉर देम। कैसी क्रॉप्स, जैसे कि सीरियल्स, ग्रेन्स, इस तरह की क्रॉप्स उन्होंने ग्रो करनी शुरू कर दी। और दूसरा जो उनके लिए चेंज आया वो था, दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक कैटल एंड गोट्स। उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट यानी पालना शुरू कर दिया, जैसे कि गोट्स को, कैटल को, इनको पालना शुरू करा और उससे उनको मदद मिली, उनकी लाइफ जो थी वो काफी आसान होने लग गई। With more food available, though these communities grew in size and number and often settled down near rivers. अब जब उन्हें क्रॉप्स ग्रो करनी आ गई तो उनके पास हमेशा फूड अवेलेबल रहता था, और फिर जब फूड उनके पास रहता था तो वो एक जगह सेटल होना उन्होंने शुरू कर दिया, उनकी पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। और वो कहाँ सेटल डाउन होते थे, यूजुअली रिवर्स के पास। क्यों, नदियों के पास क्यों सेटल डाउन होते थे? क्यों, एक तो उनको पानी मिलता था जिससे कि उनको फार्मिंग में आसानी रहती थी। दूसरा, रिवर्स के पास जो सॉइल होती है वो काफी फर्टाइल होती है, तो वहां पर उनको आसानी से फार्मिंग भी वो कर पा रहे थे। Now next is development of communities. As communities grow, so did their social complexity. अब जैसे जैसे कम्युनिटीज बढ़ने लगी वैसे वैसे उनमें सोशल कॉम्प्लेक्सिटी भी आने लगी। तो उसको टैकल करने के लिए अब जरूरत पड़ने लगी लीडर्स की। एंड एवरीवन collectively worked towards the community's welfare. रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, लोगों की देखभाल करना, उनके उनका भला करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां के चीफटन्स की। और जो कम्युनिटी में लोग थे वो सभी कलेक्टिवली काम करते थे
कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी की भलाई के लिए। For example, there was no sense of individual ownership. The lands were collectively sowed and harvested. और एक जो बात थी वहां उस टाइम पर ये थी कि कोई इंडिविजुअल ओनरशिप का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। जैसे कि जो लैंड्स थे जिन पर कम्युनिटी काम कर रही थी वो कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को वो बिलोंग करते हैं वो लैंड जिस पर वो काम करते थे वो सारी कम्युनिटी मिलजुल कर उस पर काम करती थी, बीज बोती थी और क्रॉप्स को हार्वेस्ट करती थी। Over time, small villages grew bigger and started trading goods like food, clothes, and tools with each other. और टाइम के साथ साथ जो छोटे छोटे विलेजेस थे वो भी बड़े होने लगे, उनमें भी पॉपुलेशन बढ़ने लगी और लोग जो हैं, कम्युनिटीज जो हैं वो आपस में गुड्स की ट्रेडिंग करने लगी। जैसे कि अगर किसी विलेज में या किसी कम्युनिटी को कपड़े बनाने आते थे और दूसरी कम्युनिटी को टूल्स बनाने आते थे या ज्वेलरी बनानी आती थी तो लोग आपस में इन चीजों की ट्रेडिंग करने लगे। Some villages became small towns and people invented new technologies like pottery for making clay pots and metal tools for daily use. और धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ कुछ गांव छोटे शहर बन गए और वहां पे लोगों ने नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करी जैसे कि पॉटरी यानी कि मिट्टी से उनको बर्तन बनाना उन्होंने शुरू करा। इसी तरह से उन्होंने मेटल के टूल्स बनाने शुरू कर दिए जो डेली में यूज कर पाए, ऐसे टूल्स और ऐसे क्ले पॉट्स बनाने लोगों ने शुरू कर दिए। तो इस तरह से जो कम्युनिटीज थी वो धीरे धीरे उनमें काफी डेवलपमेंट होने लगी। So friends, this was our chapter Timeline and Sources of History of class 6 Exploring Society, India and Beyond. आपको ये चैप्टर ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जिससे कि ऐसी ऐसी वीडियोस लेकर मैं आपके लिए आगे भी आती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।